एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, उन कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। ये कहावत अपनी जगह सही है, लेकिन कई बार हाथी को भी गुस्सा आ जाता है और भौंकते हुए कुत्तों को सबक भी सिखा देता है। इसी तरह आजकल ये कहावत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इजराइल ने पाकिस्तान को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। ऐसे कम ही मौके आते हैं जब इजराइल ने पाकिस्तान को लेकर खुलेआम इस तरह बोला हो, जबकि पाकिस्तान इजराइल को लेकर हमेशा से हमलावर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग दे बसंती। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिलिस्तीनी इलाके और पूर्वी जेरूसलम में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। इस बैठक को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी संबोधित करते हुए इजराइल के ऊपर अपने मुंह से गोबर फेंक रहे थे। इस पर इजराइल को गुस्सा आया और पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि मानवाधिकार चैंपियन पाकिस्तान हकीकत में शीशे के घर में रह रहा है और इजराइल को UNHRC में ज्ञान दे रहा है। ये पाखंड की सबसे अच्छी मिसाल है। जब इजराइल ने पाकिस्तान को सरेआम ये लताड़ लगाई तो दुनिया में एक बार फिर ये चर्चा गर्म हुई कि आखिर पाकिस्तान और इजराइल की दुश्मनी क्या है। क्यों पाकिस्तान इजराइल को लेकर कोई भी मौका नहीं चूकता? क्या इसका सिर्फ इतना कारण है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और इजराइल यहूदी? अगर दुश्मनी का सिर्फ यही कारण होता तो जॉर्डन, बहरीन, UAE में भी तो मुस्लिम है, लेकिन वो तो इजराइल से समझौता किए और मित्रता किए बैठे हैं। फिर तेल अवीव से 4419 किलोमीटर दूर बैठे इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों को दिक्कत क्या है? असल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत इजराइल है। इसके डर का एक इतिहास है और इस डर का इतिहास करीब 40 साल पुराना है। जब भारत में इंदिरा हटाओ आंदोलन चल रहा था, कहा जाता है अगर उस समय भारत ने इजराइल की मदद से उपयुक्त समय पर कदम उठाया होता तो पाकिस्तान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोका जा सकता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल ने ऐसी किसी मदद की पेशकश की थी? क्या इस अभियान के लिए गुजरात की जमीन का इस्तेमाल होना था? क्या पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का मौका भारत ने कई बार गंवा दिया? और क्या पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र को नष्ट करने में इजराइल की कोई दिलचस्पी थी? इस पूरे मामले को समझने के लिए समय का पहिया थोड़ा सा उल्टा घुमाए तो बहुत कुछ निकल कर आता है। ये साल था 1981, तारीख थी 7 जून। इस दिन इजरायली वायुसेना के विमान 3 विरोधी देशों की सीमाओं को चीरते हुए इराक में दाखिल हुए और ओसरिक में इराक का निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र नष्ट कर दिया था। एक के बाद एक 16 बम संयंत्र पर गिराए गए, जिनमें केवल 2 में विस्फोट नहीं हुआ, बाकी के बम ने अपना काम कर दिखाया। फ्रांसीसी डिजाइन में तैयार संयंत्र इन धमाकों से नष्ट हो गया। जब इराक की एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों ने गरजना शुरू किया, लेकिन तब तक इजरायली विमान 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर वापस लौट चुके थे। कोई भी इराकी विमान इजरायली विमानों का पीछा नहीं कर सका। जब इजरायली विमान अपने देश लौटे तब उनके टैंकों में 450 लीटर ईंधन बचा हुआ था, जिससे विमान 270 किलोमीटर की दूरी और भी तय कर सकते थे। दरअसल इजराइल को डर था कि अगर इस्लामिक मुल्क परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो गए तो उनके ऊपर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इराक के परमाणु संयंत्र तबाह करने से करीब 4 साल पहले यह खबर फैल चुकी थी कि पाकिस्तान भी परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। ये कोई 1977 की बात है। उस दौरान अगस्त का महीना था। तब तत्कालीन इजरायली विदेश मंत्री मोशे दयान चुपचाप भारत की यात्रा पर आए थे। यह गुप्त यात्रा थी, लेकिन भारत में राजनीतिक उठापटक चल रही थी। आपातकाल हटने के बाद 1977 में आम चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। यह सरकार पूरी तरह से गांधीवादी गुजराती नेता मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। बताया जाता है उस दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर किसी नए प्लान की तैयारी में थी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के राय से मतभेद थे, क्योंकि देसाई का मानना था कि रॉ ने 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद देश के नेताओं की निगरानी की थी। इसलिए जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के बजट में 30% की कटौती कर दी थी। असल में पूरा मामला निखर कर आया साल 2018 में, जब पाकिस्तान के ग्रुप कैप्टन SM हाली ने पाकिस्तान डिफेंस जर्नल पत्रिका में एक आलेख लिखा। इस लेख में उन्होंने लिखा कि 1977 में रॉ के एक एजेंट को पाकिस्तान के कहूटा परमाणु संयंत्र का ब्लूप्रिंट मिल गया था। जब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को इसका पता चला तो उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य शासक जनरल जियाउल हक को फ़ोन किया और कहा, हमें मालूम है कि कहूटा में आप लोग परमाणु बम बना रहे हैं। यानी रॉ की मेहनत पर पलीता लग चुका था। इसका परिणाम यह हुआ कि जांच शुरू हुई
और रो के एजेंट को पकड़ लिया गया और भारत को वह सीक्रेट ब्लूप्रिंट नहीं मिल पाया। लेकिन रो को संदेह हो चुका था कि पाकिस्तान परमाणु संयंत्र तैयार करने पर काम कर चुका है, इसलिए रो ने पाकिस्तान में मौजूद अपने एजेंटों को सक्रिय किया। अपने गुप्त अभियान में रो ने पाया कि यह परमाणु अभियान इस्लामाबाद के नज़दीक कहूटा में चला जा रहा है। इस बात की पुष्टि के लिए रो के एजेंटों ने कहूटा के उस सैलून से बालों के सैंपल हासिल किए जहां कहूटा संयंत्र के परमाणु वैज्ञानिक अपने बाल कटवाने जाते थे। उनके बालों के सैंपल को भारत भेजा गया, जहां वैज्ञानिक परीक्षणों में पता चला कि उन बालों में रेडियो एक्टिव गुण मौजूद थे, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि ये वैज्ञानिक वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ परमाणु संयंत्र संबंधित अभियान चला जा रहा है। इस जानकारी को हासिल करने के बाद भारत ने कहूटा के प्लांट का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए गुप्त अभियान चलाया, जिसमें वह कामयाब भी हो गया था। हाँ, रो के उस एजेंट का पाकिस्तान में पकड़ा जाना और रो के अगले अभियान के बीच हुआ ये कि देश में सरकार बदल चुकी थी। भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर में फिर से वापसी कर चुकी थी और रो ने ऑपरेशन कहूटा शुरू किया। भारत कहूटा स्थित परमाणु संयंत्र को उसी तरह से नष्ट करना चाहता था जिस तरह से इजराइल ने इराक के निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र को नष्ट किया था। पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट एंड द ग्लोबल न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंसी में पत्रकार एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क ने दावा किया था कि गुजरात के जामनगर एयरबेस से भारत ने जगुआर विमानों की मदद से पाकिस्तान के कहूटा परमाणु संयंत्र पर हमला करने की योजना बनाई थी। फरवरी 1983 में भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने गुप्त रूप से इजराइल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान भारतीय सैन्य अधिकारियों ने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में जानने की कोशिश की थी जो कहूटा संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पता लगा सके। यानी मामला पूरा सेट हो गया कि कब किस तरह पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र उड़ाना है। इसके बारे में वरिष्ठ सुरक्षा विश्लेषक भरत कर्नाड ने एक बार अपने ब्लॉग में लिखा था कि मैं 1983 में बेरूत में इजराइल के प्रसिद्ध एवं रिटायर हो चुके सैन्य खुफिया प्रमुख एरोन यारीव से मिला था। उन्होंने इसके बारे में मुझे नाश्ते पर बताया था कि प्लान के अनुसार 6 F-16 लड़ाकू विमान और 6 F-15 विमान इजराइल के हाइफा से उड़ान भरकर दक्षिणी अरब सागर के रास्ते गुजरात के जामनगर में लैंड करेंगे। इसके बाद सभी पायलट और सदस्य आराम करेंगे और जरूरी बदलाव करेंगे। इसके बाद यहाँ से ये विमान पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करते हुए पर्वतीय इलाकों से गुजरेंगे ताकि पाकिस्तानी रडार से बच सके। जब ये विमान पर्वतीय इलाके से खुले में आएंगे तब 2 F-16 विमान कहूटा परमाणु संयंत्र पर बम गिरा देंगे। बाकी इस दौरान F-15 विमान हवा में मंडराते रहेंगे और पाकिस्तानी वायुसेना की किसी कार्रवाई का जवाब देंगे। इस हमले के बाद F-16 विमान पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तान की वायु सीमा से बाहर निकल जाएंगे। बाकी कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दक्षिण की ओर जाएंगे और पहाड़ों में उड़ते हुए अपने ठिकानों पर उतर जाएंगे। इजरायली सैन्य रणनीतिकारों के अनुसार पहाड़ों में इजरायली विमानों का पीछा पाकिस्तानी विमान नहीं कर सकते। भरत कर्नाड ने ब्लॉग में आगे लिखा कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत की एक दुविधा थी कि वो अपने विमान पर अपने चिन्ह नहीं दे सकता, तो इजराइल इस बात पर तैयार हो गया था कि उसके विमानों पर उसके सैन्य चिन्ह मौजूद होंगे। इजराइल चाहता था कि बस भारत इस हमले में उसका साथ दे। इसके लिए इजरायली वायुसेना का कार्गो विमान C-17 जम्मू और कश्मीर के उधमपुर हवाई अड्डे पर विस्फोटकों और अन्य उपकरणों के साथ लैंड करेगा और F-16 विमान को जामनगर से उड़कर हवा में ही ईंधन भरवाते हुए उधमपुर पहुंचना था। लेकिन इस योजना को लेकर अमेरिका और सोवियत संघ चिंतित थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उनके पास कोई ठोस जानकारी थी या केवल अनुमान लगा रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ स्पष्टता से नहीं कहा गया था। लेकिन भारत कितना तैयार था कितना नहीं, इस बारे में कई बातें सामने आती है। हालांकि इसी दौरान हुआ ये कि जब मिशन तैयार था तब 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी और इसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस बारे में भारत के एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह हुए के सुब्रमण्यम, इन्होंने अपनी किताब पर्सनल रिकलेक्शन में लिखा है कि उस दौरान पश्चिमी मीडिया में भारत और पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र पर हमले की खबर लगातार छपा करती थी, जिसे देखते उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं करने की सलाह दी थी। यानी बात पूरी दुनिया में लगभग फैल चुकी थी। अब इसके एक साल बाद यानी 1985 में भारत और पाकिस्तान मौखिक तौर पर एक दूसरे के परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं करने के लिए तैयार हो गए थे, जिस पर आधिकारिक सहमति 1988 में हुई, लेकिन यह समझौते के तौर पर 1991 में तैयार हुआ। 1992 से भारत और पाकिस्तान अपने अपने देशों के परमाणु संयंत्रों की सूची एक दूसरे को साल में एक बार सौंप देते हैं।
लेकिन पाकिस्तान आज भी इजराइल से उतना ही डरता है जितना उस दौरान, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत और इजराइल ने संयुक्त तौर पर उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की थी और इजरायली विमानों ने 2 बार उसकी सीमा में प्रवेश की कोशिश भी की थी। इसी कारण आज भी वह इजराइल को लेकर कोई मौका नहीं चूकता। उसे डर रहता है कहीं इजराइल उसके परमाणु हथियार नष्ट ना कर दे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल रह जाता है कि अगर मोरारजी देसाई जियाउल हक को फ़ोन पर सूचना लीक ना करते और इंदिरा गांधी की हत्या ना होती, तो क्या इजराइल भारत के सहयोग से पाकिस्तान को तबाह करने में कामयाब हो जाता?